हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका वीडियो है ये। और ये टेस्ट सीरीज ध्येय आईएएस की कोचिंग है, उसका है ये वीडियो है, जिसमें से हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुल 3 वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। और ये जो है कि ऐसे ही चैनल पर 30 से 40 टेस्ट कराए जाएंगे और आप लोग इसको सॉल्व करिए। और ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास ये टेस्ट सीरीज नहीं है या जहाँ पर उपलब्ध नहीं है टेस्ट सीरीज, उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है ये। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अपने को जांच करें कि देखें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज खरीदा है उनके लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन को साधारण और शब्दों में समझेंगे और उससे संबंधित फैक्ट को भी देखेंगे और एनालाइज करेंगे, ताकि हम लोगों के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर एक वीडियो और आएगी जिसमें पिछले वर्षों के 10 वर्षों के पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा इसमें। तो ये कल से ये भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, उसके निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसके निर्णय को किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन यही पूछा है। तो इसमें अनुच्छेद दिया गया है 329 का, 324 का और 343 ग और 343 के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर करिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। उसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 323 का। जो 323 का अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत जो है कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के जो निर्णय आए हुए हैं उसको चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और अनुच्छेद 243 ग में क्या दिया गया है, तो जो 243 ग है इसके अंतर क्या दिया गया है, तो पंचायतों की संरचना के बारे में कहा गया है। पंचायतों की संरचना क्या होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 243 ग में। और 343 में क्या है, तो 343 में है राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से। और 324 में क्या अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो 324 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, चुनाव आयोग के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में जो जितने भी फैक्ट होंगे सभी के बारे में डिटेल से जो है कि अध्ययन करते चलेंगे। यही इस वीडियो का फायदा होगा जिनके पास टेस्ट सीरीज है उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मटेरियल मिल जाए, तैयार हो जाए क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सत्य और असत्य। क्वेश्चन में सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है कि सत्य नहीं है और हम लोग सत्य के बारे में सही आंसर लगा देते हैं, तो जो गलत हो जाता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि यह एक अस्थाई सदन है, तो ये बिल्कुल कथन सही है, यह एक अस्थाई सदन है। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, तो दूसरा ऑप्शन दिया है इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कथन जो है कि गलत हो जाएगा। 2/3 नहीं होते हैं, ये 1/3 होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं। तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसमें असत्य नहीं है, वही पूछा था। और बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष का होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी जो जिस राज्य में विधान परिषद या की स्थापना करना है या समाप्त करना है, उस राज्य की विधानसभा अगर संकल्प पारित करके संसद में प्रस्तुत कर देती है, तो वहां पर विधान परिषद की स्थापना या समापन किया जा सकता है। और विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल है ये 169 आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और ये विधान परिषद जो है कि राज्य का उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। जैसे केंद्र में होता है जो है कि राज्यसभा,
उच्च सदन होता है, उसी प्रकार राज्य में जो है कि ये विधान परिषद उच्च सदन होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज के हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान, यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की संस्तुति की थी। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो जिसमें ऑप्शन दिया है कि बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, अशोक मेहता समिति, PK थुंगन समिति। तो जो द्विस्तरीय पंचायती राज है, ये अशोक मेहता समिति के ने सुझाव दिया था कि पंचायतों का स्तर द्विस्तरीय होना चाहिए। और ये अशोक मेहता समिति कब बनी थी? तो 1977 में। और एक बलवंत राय मेहता समिति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बनी थी 1957 में, और ये त्रिस्तरीय जो है कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, उसके लिए किए थे। और जो है कि LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, और 1985 में बनी थी PK थुंगन समिति। तो ये समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित दिया है। और एक पूछा जाता है कि 4 स्तरीय किसने किया था? 4 स्तरीय, तो ये किया था RBK राव ने। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? यानी कि मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, और उसमें कहा गया कि कौन सा जो है कि दिया गया ऑप्शन, उसमें से मूल कर्तव्य के बारे में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना। तो जो है कि यहाँ पर ये मूल कर्तव्य है, और दूसरा अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है मूल कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये जो है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी की राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को एवं आदर्शों का पालन करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। आप लोगों को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और किसकी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था, तो उसी के आधार पर 1976 में जोड़ा गया था। पहले जो है कि 10 मूल कर्तव्य थे, जो है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां, तो ये जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। जो है कि इसमें क्या था? तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में प्रावधान था, तो वही जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। तो आप लोग सभी फैक्ट को नोट करते रहें ताकि एग्जाम में जो है कि आसानी से रिवीजन करने का मौका मिले। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट जो है कि बताए जाएंगे, जिसको आप लोग नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में दिया गया है कि संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उसके बारे में क्या क्या कथन दिया है। तो दिया है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। नवनिर्वाचित जो लोकसभा होती है, उसी में से एक वरिष्ठतम सदस्य के जिसका अधिक कार्यकाल रहा है संसद में, तो उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वही सभी सदस्यों को शपथ भी दिलाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी एक बार आंसर किया करिए। ये सभी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व करें। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है, आप लोग खुद से भी आंसर को कर सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके। तो ये किया गया है, गोवा राज्य के बारे में प्रावधान है 371I के अंतर्गत, 371I। और 371H किसके बारे में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश। और 371G दिया है मिजोरम के बारे में।
और 371 किसके बारे में है, तो ये महाराष्ट्र व गुजरात के बारे में दिया गया है। तो ये स्पेशल प्रावधान है आर्टिकल 371H, 371, 371G और 371I के बारे में दिया गया है। तो आप लोग इन फैक्ट को नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन में से जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो यहाँ पर पूछा गया कि अभिकथन और कारण में आप लोगों को देखना है कि कौन से कथन सही है और कौन से गलत हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें जो है कि संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार यह कथन गलत हो जाएगा। भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल जो है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और अगला कारण क्या दिया है कि कारण दिया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि दूसरा जो कारण दिया गया है वो क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये कारण बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, दोनों में ही। और जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति में अगर देखा जाए तो लोकसभा, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर थोड़े से नोटिफिकेशन आ गए हैं, इसको हटा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कि तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कि कौन कौन से भाग लेते हैं सदस्य, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे जो है कि मनोनीत हो। तो इस प्रकार इसका जो है कि देखा जाए तो ये गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट तैयार मिल जाए और जो है कि अधिक से अधिक जो है कि नॉलेज मिल पाए। तो यहाँ पर पूछा है कि कृषि सहकारिता उद्योग के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। जो कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा, तो इसका जो है कि सिफारिश किसने किया था, तो ये किया था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1983 में बना था। और ये किसकी अध्यक्षता में बना था, तो एक न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया, तो इन्हीं के अध्यक्षता में ये आयोग बना था। और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर सुधार के लिए जो है आयोग बना था। तो उसी में जो है कि अखिल भारतीय सेवा के गठन का भी प्रावधान था कृषि और सहकारिता उद्योग के लिए, एक उसी में प्रावधान किया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा आयोग था, तो सरकारिया आयोग था। और इस आयोग ने रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया था। तो यही इसी के बारे में पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 है, वर्णित प्रावधानों के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर भाग 4 के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दिया गया कि इस भाग में प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो आप लोगों को पता होगी कि भाग 4 में क्या दिया गया है, तो भाग 4 में दिया गया है नीति निदेशक तत्व, तो उसके बारे में भाग 4 में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद कितने से कितने के बीच है, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, नीति निदेशक तत्वों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया कि इस भाग में प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। दूसरा है कि इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं, यानी कि इस भाग में जो प्रावधान है दिया गया है वो राष्ट्र के संचालन में मूलभूत तत्वों में आता है,
तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 330, 337, 332 और 340। तो जो है कि जनजातियों और जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 330 में दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करेंगे, तभी आप लोगों को सही एक आइडिया मिलेगा कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और यही सही तरीका भी होता है किसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का, कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले खुद आंसर करें, उसके बाद आंसर को देखा करें। तो यहाँ पर जो है कि 330 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत दिया गया है। और कितना दिया गया है, तो एससी के लिए कुल लोकसभा में जो है कि 84 सीटें हैं, और एसटी के लिए कितने हैं, तो एसटी के लिए सीटें दी गई हैं यहाँ पर लोकसभा में 47 सीटें। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितनी हो गई सीटें एससी एसटी दोनों के लिए 7 4 11 8 4 12 131 सीटें जो है कि आरक्षित हैं एसटी एससी के लिए लोकसभा में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यानी जो आर्टिकल 17 और 18 दिया गया है उसमें किस प्रकार की समानता का लक्ष्य रखा गया है। तो उसमें धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो आप लोग खुद से भी आंसर को करते रहें। तो इसमें सामाजिक समानता के बारे में दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 17 में दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत होगा, 17 में दिया है। और 18 में दिया है कि उपाधियों का अंत होगा। जो उपाधियां दी जाती थी पहले विशेष रूप से, तो उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा जो कि सेना और शिक्षा में उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। तो ये जो 14 से 18 के बीच है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार, उसी के अंतर्गत यह किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी कि पूछा गया है कि जो कौन सा एक कार्य है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। न्यायिक पुनरावलोकन करना, तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करती है। और राज्य और केंद्र के मध्य विवादों का निर्णय भी करना, ये भी कार्य हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन भी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के तहत की गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर 33+1 यानी कि कुल 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में। तो ये जो है कि दंडित कैदियों को क्षमादान प्राप्त करना, क्षमादान देना, ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है, ये राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत। और जो है कि राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं, तो ये जो है कि आर्टिकल 161 के तहत करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है कि हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका मिलान करना है कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। ऐसे मिलान करने वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो 320 किस आर्टिकल में दिया गया है। तो 320 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। और 330 में क्या दिया है, तो 330 में अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और 324 में क्या दिया है, तो 324 में भी हम लोगों ने ऊपर देखा था निर्वाचन आयोग के बारे में। और 323 के बारे में भी देखा था कि प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में भी किया करिए, पहले दोनों ऑप्शन को काट दिया करिए। और बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा, तो अभी ये दोनों सही हो जाएंगे। और सी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, तो सी का 2 ये ऑप्शन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी जो संसद का सत्र होता है उसमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आप लोग खुद से भी एक बार इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका अनुच्छेद दिया है आर्टिकल 85 में दिया गया है कि संसद के सत्रावसान जो है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 85 में दिया गया है। और यहाँ पर ये भी कि राष्ट्रपति जो है कि संसद के सत्रों को आहूत और सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति जो होता है वही संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान भी करता है, और जो है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर सत्र बुलाता है, ये जो राष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जो राज्यसभा होती है यही अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा हो तो उसका किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो 312 के तहत। और उसमें जो बहुमत होता है वो किस आधार पर होता है? तो यही पूछा गया है कि एक तिहाई बहुमत, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत या आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो यही पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जिसे कहा जाता है उसी के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। और 1/3 बहुमत को जो है कि साधारण बहुमत भी कहते हैं, साधारण बहुमत। और जो ये होता है आधे से अधिक राज्यों का, ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का होता है। तो इसके बारे में 3 प्रकार से जो है कि चुनाव होते हैं बहुमत। तो वही दिया यहाँ पर पूछा था, 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। तो आप लोग खुद से भी आंसर को एक बार सोचिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना संसद की भूमिका होती है, और राज्य के निर्वाचन आयुक्त के हटाना इसमें भी संसद की भूमिका होती है, लेकिन महान्यायवादी को हटाना इसमें संसद की भूमिका नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि महान्यायवादी को हटाना जो है कि सी ऑप्शन हो जाए। लोकपाल की सभापति और सदस्यों को हटाना इसमें भी संसद की भूमिका होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल जो है कि सी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें जो है कि महान्यायवादी को हटाने के लिए संसद की भूमिका नहीं होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 76 में दिया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो पेशवा बालाजी द्वितीय बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि सिक्किम भारत में विलय, जो सिक्किम का भारत में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। तो इसमें से पूछा गया कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और उपयुक्त सभी। तो आप लोग खुद से भी इसका आंसर एक बार सोचिए, देखिए कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि पेशवा बालाजी द्वितीय बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। और सिक्किम का जो विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो ये भी कथन जो है कि सही हो जाएगा। और जो है कि ये दिया है कि सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। तो जो है कि ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुगौली का संधि का आंग्ल नेपाल युद्ध से था, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और ये कब संधि हुई थी? तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच चला था, 14 से 16 के बीच। तो यही जो है कि इसका करेक्ट हो जाएगा, गलत था। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ पत्र पत्रिकाएं दिया है और संस्थापक और संपादक के बारे में दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले।
तो आप लोग एक एक बार खुद से भी सोचिए, देखिए क्या आंसर होता है इसका। तो आइए देखते हैं। तो बहिष्कृत भारत, तो यहाँ पर दिया है महात्मा गांधी। तो बहिष्कृत भारत जो था ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था, ये भीमराव अम्बेडकर से संबंधित था। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत, तो ये 1924 में इन्होंने स्थापना की थी बहिष्कृत भारत। और इसी सभा से ही एक पत्रिका निकलती थी 1927 में, जो है कि उस पत्रिका का नाम भी था बहिष्कृत भारत। पत्रिका का नाम भी यही था, 1927 में निकलती थी। और दैनिक आज जो है कि शिव प्रसाद गुप्त, ये सही है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले, ये भी सही है। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तो ये सभी सही है, जो है कि ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में कौन कौन शामिल थे। जो 1902 में आया था, टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग आया था, उसी के बारे में पूछा गया कि इसमें भारतीय सदस्य कौन कौन से थे। तो इसमें भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, तो ये दोनों ही लोग शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि हो जाएगा ए और बी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए प्रतिबंध आरोपित किया गया था। यानी कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो जो है कि उनको कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। तो वो कारखाना अधिनियम के बारे में पूछा गया कि वो कौन सा अधिनियम था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1881 का अधिनियम, 1891 का अधिनियम, 1911 और 1922। तो ये कारखाना अधिनियम था 1881 का अधिनियम, जो प्रथम कारखाना अधिनियम था। इसी के तहत ये प्रावधान किया गया था कि 7 वर्ष से कम जो है कि बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो उदासी संप्रदाय के बारे में पूछा गया कि स्थापना किस संत ने की थी। तो उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो ये जो है कि किया था श्री चंद्र ने। श्री चंद्र ये गुरु नानक के पुत्र थे, गुरु नानक के पुत्र थे श्री चंद्र। तो इन्होंने ही उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जो है लेकिन गुरु नानक ने इन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। गुरु नानक ने उत्तराधिकारी बनाया था, किसे बनाया था आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा। एक जो लाहना करके थे, लाहना, उनको उत्तराधिकारी बनाया था गुरु नानक ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। यानी किस संस्था का नाम जो है कि पूर्व में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। आत्मसम्मान आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हरिजन सेवक संघ था, इसी का पुराना नाम जो है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। और इसकी स्थापना किसने किया था। तो गांधी जी ने किया था, गांधी जी। और कब किया था, 1932 में जो है कि इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था 1932 में। और आत्मसम्मान आंदोलन इसके कौन से थे। तो ईबी रामास्वामी, आत्मसम्मान ये दक्षिण भारत में चला था, ईबी रामास्वामी ने चलाया था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है कि पहले हम लोगों ने देखा कि अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी 1924 में। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुर्की भाषा में प्रवीण था, ये किसी के बारे में दिया गया है। और जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था, और इसे इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि भी प्राप्त थी। तो यह किसके बारे में कथन दिया गया है। तो यह कथन दिया गया है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। जो कैप्टन हॉकिंस था, ये 1608 में जो है कि जहांगीर के दरबार में आया था। हालांकि ये पत्र लेकर चला था अकबर के शासनकाल के में, अकबर के लिए पत्र आया था। लेकिन जो है कि जब तक यह भारत पहुंचा तब तक जो है कि अकबर की डेथ हो चुकी थी 1605 में। और उसके बाद जो है कि राजा यहाँ पर था जहांगीर, तो उसी के शासनकाल में आया था। तो जहांगीर ने इसे 4 सब का मनसब भी प्रदान किया था, इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी, अथवा फिरंगी खान की। तो ये कैप्टन हॉकिंस के बारे में कहा गया था सारा कथन।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर का भारत में अंग्रेजी साम्राज्य में अग्रगामी कहा जाता है, यानी कौन सा वह गवर्नर था जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी या संस्थापक माना जाता है। भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसी के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव था यही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक या अग्रगामी माना जाता है। यह जो है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जिसे कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा जो है कि कूट की सहायता से सही उत्तर, यानी यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं और इसके यहाँ पर दिया गया कि इसके संस्थापक कौन थे। तो मिलान करने से संबंधित भी क्वेश्चन इस समय एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो ये बिल्कुल सही है। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो पेरिस इंडियन सोसाइटी के स्थापना मैडम बीकाजी कामा थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास ने और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना जो है कि सोहन सिंह भकना ने। तो ये सभी सही सुमेलित थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा दिया है। ऊपर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे कथन दिए गए हैं, 2 कथन जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है, तो आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो जो है ये कथन दिया गया है, तो ये जो है कि बिल्कुल सही है। चार्ल्स मेटकाफ को जो है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों ही सही है। ए आर का सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो ये इनके बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जा रहा है। इनसे संबंधित हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में दिया गया है कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इनको और भी कहा जाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। युगदूत भी इन्हें कहा जाता है, युगदूत भी। और इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। सबको पता होगा ब्रह्म समाज के बारे में, वो 1828 में। तो ये सब जो है कि इन्हीं के बारे में कहा गया है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, तो दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा है कि संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो चोलों से है। यानी कि जो कावेरी पत्तनम थी चोलों की राजधानी थी। पहले जो है कि चोलों की राजधानी कौन सी थी, तो पहले इनकी चोलों की प्रथम राजधानी थी उरयूर, और बाद में जो है कि इनकी राजधानी बनी थी, बाद में इनकी राजधानी पुहार बनी थी। इसी पुहार का बाद में नाम जो है कि कावेरी पत्तनम था। तो ये चोलों की राजधानी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे। तो तुलसीदास के बारे में दिया गया है कि किस शासन के समकालीन नहीं थे शासक के, तो अकबर, बाबर और जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर के समकालीन नहीं थे, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो जो है कि यहाँ पर पूछा गया था कि किसके समकालीन नहीं थे, तो बाबर आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का जो जीवन काल था यह था 1532 से 1623 के बीच। तो ये इस समय अकबर और जहांगीर का शासनकाल था। तो यही इसका जो है कि आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित संतलत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही संतलत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। जो साम्राज्यवादी युग है संतलत काल में, वो किसके काल को माना जाता है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी, ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1296 से कब था, तो 1296 से 1316 के बीच था। अलाउद्दीन खिलजी का ये खिलजी वंश का जो है कि शासक था। तो ये बहुत ही साम्राज्यवादी था, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलन किसका नहीं है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के लेखक हैं, ये भी सही है। माधव जो है कि ये नकासुर विजय, तो जो है कि ये सही है। जयदेव गीत गोविंद लिखे हैं, तो ये भी सही है। गंगाधर जो है कि ये करेक्ट है, गंगाधर शंकर विजय नहीं लिखे हैं, गंगाधर जो है कि, तो इसका जो शंकर विजय है ये किसकी रचना है, तो ये है विद्यारण्य की, विद्यारण्य की रचना है। तो इसका जो है कि ऑप्शन जो है कि डी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, ये गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यहाँ कथन दिया गया है 3-4, और आप लोगों को देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी, ये कथन बिल्कुल ही सही है, इसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत चलाने का श्रेय इसी को जाता है, तो यह भी कथन सही है। इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया था, तो यह भी कथन सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। इसका कार्यकाल कब से था, तो 319 से 335 के बीच इसने शासन किया था, 319 से 335 के बीच। और गुप्त संवत कब चलाया था, तो ये अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत चलाया था 319 में। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मामल्य शैली जो है का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था, जो मामल्य शैली थी इसका विकास किसके काल में हुआ था, तो नरसिंह वर्मन ऑप्शन दिया है, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो मामल्य शैली थी इसका विकास जो हुआ था नरसिंह वर्मन के काल में, नरसिंह वर्मन के काल में। और इसने मामल्य की उपाधि भी धारण की थी, नरसिंह वर्मन की उपाधि भी थी एक मामल्य जो है, तो इसी के काल में इसका विकास हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, जो तैमूर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो उस समय दिल्ली का कौन शासक था, तो ये था नासिरुद्दीन महमूद, जो नासिरुद्दीन महमूद था उस समय शासक था। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो ये 1398 में हुआ था, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। और ये नासिरुद्दीन तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युद्धों में उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि कालक्रम में देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि दोहरिया का युद्ध, सरेय पुल का युद्ध, खानवा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो है कि युद्धों के बारे में कि इनका डेट क्या है। तो दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में, 1532 में। और सरेय पुल का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1501 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 में। और चौसा का युद्ध भी सभी लोगों को पढ़ा होगा कि आप लोगों ने कि इसका युद्ध कब हुआ था, तो ये 1539 में हुआ था, जो गोरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध जो है कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो इसी बारे में, तो यहाँ पर कालक्रम के बारे में पूछा गया कि कालक्रम क्या होगा। तो आप लोग जब डेट पता हो गई तो मिला सकते हैं कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो सही हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा पहले पर आएगा 1501 वाला। और उसके बाद जो है कि आ जाएगा तीसरा आ जाएगा 1527, फिर 1532, फिर 1539। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि लोदियों का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित था, जो लोदियों का राजस्व सिद्धांत था ये किस पर आधारित था, तुर्की की सरदारों की समानता पर, अफगानों की सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, या राजाओं की दैवीय अधिकारों की समानता पर। तो यही इसके यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें जो है कि किसके आधार पर था,
तो ये जो था अफगानों की सरदारों की समानता के आधार पर तुर्की लोदियों का राजस्व सिद्धांत था, जो लोदी वंश का राजस्व सिद्धांत था, ये अफगान सरदारों की समानता के आधार पर था। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन अभिकरण है और दूसरा कथन है कारण दिया है सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, और कारण दिया कि इस सभ्यता को लेखन कला का ज्ञान था, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कथन सही है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लेखन कला का ज्ञान होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता, और इसी के बारे में यहाँ पर दिया है। कथन और कारण दोनों ही सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर दिया गया कथनों पर विचार करें। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।